डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो लास्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस पार्ट्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, जो सबसे फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस किया था। जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने मेनली फ्लावर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है उसका कंप्लीट प्रोसीजर देखा था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में जो मेनली एनिमल्स हैं या फिर खासकर ह्यूमंस हैं उसमें कैसे होता है उसका हम कंप्लीट डिस्कशन अब लास्ट पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स में आते हैं खासकर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो जीव यंग वंस को जन्म देते हैं तो उनको विविपेरस एनिमल्स बोला जाता है। जबकि ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो अंडे देते हैं, तो उनको ओविपेरस बोलते हैं। तो ह्यूमन विविपेरस एनिमल्स में आता है। और जो प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेन, वो है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन। जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट्स को ओवम बोलते हैं। तो ये बनते हैं अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके अंदर। उसके बाद जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर। जेनिटल ट्रैक मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर भेजा जाता है, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। जो मेल होता है उसमें ओल्ड एज तक भी स्पर्म फॉर्मेशन है वो बनती रहती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है। लेकिन जो फीमेल हैं उनके अंदर जो ओवम का बनना है, जो फीमेल गैमेट का बनना है, वो एक एज के बाद, और वो एज होती है 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र तक ही ओवम बनते हैं। उसके बाद ये ओवम बनने बंद हो जाते हैं, कि जिसका मतलब स्टॉप हम बोल सकते हैं, रुक जाती है जो ओवम फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन एनल रीजन होता है जहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है, और जहाँ से हमारे जो हाइंड लेग्स हम बोल सकते हैं, या हाइंड जो लेग्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो वो पेल्विक रीजन होता है। लोअर एब्डोमिन भी बोला जाता है इसको, पेट के नीचे वाले भाग को बोला जाता है पेल्विक रीजन। तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सारे मिलके ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब जो पेट होता है उसकी जो कैविटी है उससे बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच, एक थैली के अंदर, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेस्टिस है उनको बॉडी से बाहर क्यों रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बोल सकते हैं, स्पर्म जो बनने हैं, उसके लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखना जरूरी होता है। वो कम टेम्परेचर पे ही मैच्योर होते हैं। इतने कम टेम्परेचर पे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है ये बॉडी टेम्परेचर। जिसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बनते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो लगभग 34-35 के आसपास ही बनते हैं। तो इसलिए बॉडी से बाहर रखा जाता है टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर। उनकी जो शेप है वो ओवल होती है, अंडाकार स्ट्रक्चर होती है, और इनकी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कंटेन्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें मेनली 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। मेल जर्म सेल्स, जो कि आगे स्पर्म्स बनाती हैं, उनको जर्म सेल्स बोला जाता है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, जो जर्म सेल्स हैं जिसने स्पर्म्स बनाने हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनको पोषण देती है। लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन जिसको बोला जाता है, खासकर टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जो जितने भी करैक्टर होते हैं, मेल के करैक्टर, उनको बनाए रखने का काम एक हार्मोन करता है, और ये हार्मोन लेडिंग सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो मेनली ये 3 टाइप्स की सेल है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, तो ये वो नलिकाएं होती हैं जो कि स्पर्म्स को स्टोर करती हैं और जो उनको मैच्योर करती हैं और जो टाइम पे बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो वो सारी डक्ट नलिकाओं को एसेसरी डक्ट बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले वास डिफरेंस आती है जो कि टेस्टिस से निकलती हैं और
एब्डोमेन की तरफ बढ़ती हैं, असेंड्स का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, जिनको मूत्राशय बोलते हैं, खासकर जो जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, तो उसमें जो यूरिटर होती हैं, यूरिटर से के ऊपर से घूम के ये आके वापस कनेक्ट होती हैं। जब हम डायग्राम है उसमें देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये एक नलिका को कहाँ से रिसीव करती है, कहाँ से जोड़ती है? सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, और ये दोनों डक्ट हैं, नलिकाएं हैं, वो एक साथ जुड़ के यूरिथ्रा में आके ओपन होती हैं। और यूरिथ्रा क्या करता है? इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब है, इजैकुलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज प्रेशर से रिलीज करना, तो इजैकुलेशन उसी को बोला जाता है। जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं, उस प्रोसेस को भी इजैकुलेशन बोलते हैं। तो यूरिथ्रा के द्वारा स्पर्म्स को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। यूरिथ्रा क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन इकट्ठा होता है जिस थैली के अंदर, उससे ये शुरू होता है यूरिथ्रा, और एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रल मीटस, और जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है उसको पेनिस बोलते हैं, और पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको यूरिथ्रल मिटस बोला जाता है। फंक्शन क्या होता है इंडक्ट्स का? जितनी भी नलिकाएं हमने पढ़ी हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ये जो टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए संग्रहित रखते हैं, और उसके बाद उनको जब भी बॉडी से बाहर निकालना होता है तो ये उनको रिलीज करती हैं डक्ट्स। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड एसेसरी ग्लैंड्स, जो बाहरी स्ट्रक्चर होती हैं उसमें क्या क्या आता है, और जो ग्रंथियां हैं वो क्या काम करती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं वो हम देखते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसमें पेनिस आ जाता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है, और जो कि इरेक्शन में मदद करते हैं, और ये इरेक्शन और पेनिस ही इनसेमिनेशन जो प्रोसेस हमने देखी थी, जो स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसमें ये मदद करती हैं। ग्लांस पेनिस क्या होता है? एनलार्ज्ड एंड होता है जो पेनिस का, जो कि एक लूज स्किन के द्वारा ढका हुआ होता है, तो उस स्किन को फोर स्किन बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस क्या होता है? जो एनलार्ज्ड एंड होता है, उस भाग को ग्लांस पेनिस बोला जाता है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक सेमिनल वेसिकल होती है जोड़े में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एक जोड़े में पाई जाती हैं। और ये सेमिनल प्लाज्मा, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं मिलके, खासकर जो सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो भी अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं वो स्पर्म्स को आगे न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। जैसे सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है, और कैल्शियम और एंजाइम्स भी साथ में इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, उनको एक्टिव रखने में मदद करते हैं। जबकि जो बल्बो यूरिथ्रिल ग्लैंड होती है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो पेनिस इंटरकोर्स के टाइम पे उसकी लुब्रिकेशन में उसको फ्रिक्शन लेस करने में मदद करती हैं। तो डायग्राम से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझते हैं। जैसे टेस्टिस हैं, और ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर इनक्लोज होते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से जो सबसे फर्स्ट जो डक्ट है वो शुरू होती है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस ही आगे जाके वास डिफरेंस उसके अंदर ओपन होती है, और ये लूप बना के, जैसे हमने पढ़ा था, एक लूप बनता है यूरिटर के सराउंडिंग से होके, ये सेमिनल वेसिकल के साथ आके जो भी अलग अलग डक्ट हैं उनको ये रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से। उसके बाद ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से के अंदर आके ये जो वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है वो यूरिथ्रा में आके ओपन हो जाती है। साथ में यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। हमने जो अलग अलग ग्लैंड पढ़ी है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसी तरीके से यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि लुब्रिकेशन में मदद करती हैं। और आगे जो यूरिथ्रा होता है, जो एक डक्ट हम बोल सकते हैं, एक नलिका होती है, और यूरिथ्रा के ऊपर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को पेनिस बोला जाता है। पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और जबकि एक स्किन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फोर स्किन, उसको बोला जाता है। और यहाँ पे ये यूरिटर है, ये हमने यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरिन है और जो स्पर्म्स हैं उनको एक ही ट्रैक से रिलीज किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, जिसमें यूरिथ्रा एक इजैकुलेटरी डक्ट का काम करता है। उसके बाद जो स्पर्म हमने पढ़ा है तो उसकी हम स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, जो कि मेल गैमेट्स में आता है।
ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स के सराउंड में एक कवरिंग होती है, जैसे हम सेल में पढ़ते हैं सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म बॉडी को एनवलप करती है, ढकती है। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म का जो एक हेड रीजन होता है उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मतलब वहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसमें 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, वो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। और जब जोड़ों को अलग अलग कर दिया जाता है तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म के पास होते हैं, 23 क्रोमोसोम ही ओवम के पास होते हैं, और जब ये मिलते हैं तो वापस 46 क्रोमोसोम वो बना लेते हैं। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोला जाता है। तो इस स्पर्म हेड में पाए जाते हैं, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम डायग्राम में देखेंगे वहां पे समझ में आएगी। एंटीरियर मतलब सबसे आगे वाले भाग में प्रेजेंट होता है और उसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम बोला जाता है। एक्रोसोम इज फील्ड विद इंजाइम्स, इसके अंदर काफी सारे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि जब ओवम के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करना होता है तो उस टाइम पे ओवम की जो बाहरी परत होती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको तोड़ने में ये इंजाइम मदद करते हैं। मिडल पीस होता है एक, जिसके अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पावर हाउस होते हैं स्पर्म का, जो कि इसको मोटिलिटी में मदद करते हैं, आगे गतिशीलता प्रदान करते हैं। टेल क्या होता है, ये स्पर्म को मोटिलिटी में एसेंशियल रोल, जब भी ये टेल मूव करती है तो आगे के आगे स्पर्म्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। आगे हम डिटेल में स्पर्म कैसे आगे मूव करते हैं वो भी हम मूविंग डायग्राम से भी समझेंगे। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे ये हेड रीजन है, हेड में ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस हमने पढ़ा है, इसके आगे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम है जिसके अंदर काफी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मिडिल पीस है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रियोन बोला जाता है, स्पाइरल शेप में रेंज होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस का काम करती हैं। और पूरी मेम्ब्रेन, पूरा जो एक स्पर्म स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से पूरी स्ट्रक्चर पे रहती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो लास्ट वाला जो भाग होता है वो टेल है, जो कि ये जब मूव करती है जैसे स्नेक मूव करता है इस तरीके से ये टेल वाला जब रीजन मूव करता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia located in pelvic region। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमिन रीजन हम बोल सकते हैं। और वहां पे जैसे हमने टेस्टिस पढ़ा था तो यहाँ पे पेयर में ओवरीज होती हैं, वहां पे वास्ट डिफरेंस था तो यहाँ पे ओविडक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है यूट्रस, और सर्विक्स रीजन है, वेजाइना है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रेजेंट होते हैं जो हमने वहां भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और साथ में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ी हुई होती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ मिलके ही काम करती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो। और इन्हीं मेमरी ग्लैंड्स की वजह से ह्यूमंस मैमल्स में आता है। मैमल्स की खास बात ही यही है कि उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो जोड़े में पाई जाती है और जिसका काम मिल्क सिक्रीशन का होता है। फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का रिलीज होना, ओवम का फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। पहले ओवम फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन करने का काम ओवरीज करती है, ओवरीज से ओवम बाहर निकलता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब भी जिसको बोला जाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में पहुंचता है तो वहां से प्रेगनेंसी शुरू होती है। उसके बाद बर्थ के टाइम पे जो सर्विक्स और जो वेजाइना है इनको बर्थ कैनाल बोला जाता है, क्योंकि जो बर्थ होता है वो इन्हीं कैविटी के थ्रू, इन्हीं डक्ट के थ्रू होता है। और चाइल्ड केयर में आगे बच्चे के पालन पोषण में जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मदद करती हैं, जो मिल्क सिक्रेशन होती है उनके द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है। ओवरीज पढ़ते हैं सबसे पहले, तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन आती हैं। जैसे मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो मेन काम करे, मेन काम क्या होता है फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। जो ओम है ओम को प्रोड्यूस किया जाता है ओवरीज के द्वारा, इसलिए इनको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और कुछ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज किए जाते हैं जो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरियन हार्मोन बोलते हैं उनको। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन, एब्डोमिन के नीचे वाले भाग में दोनों साइड में प्रेजेंट होती है।
लेकिन ये बाहर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे टेस्टिस हमने देखा था बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर ये इनकी आकृति होती है, जो भी स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। और किसके साथ जुड़ी होती है ये? पेल्विक वाल का मतलब है जो पेल्विक रीजन के अंदर वाली जो परत होती है उसके साथ, और यूट्रस जो गर्भाशय है उसके साथ। लिगामेंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो किसी भी ऑर्गन को अपनी जगह पे लोकेट रखने में मदद करती है, एक जगह पे स्थिर रखने में मदद करती है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सारी फीमेल मैमल्स में ये पाई जाती हैं, वैसे मेल में पाई जाती हैं, लेकिन फंक्शनल और जो इनकी मेन स्ट्रक्चर है वो फीमेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। पेयर्ड में मिलती हैं, जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर कुछ ग्रंथीय उत्तक होते हैं। ग्रंथियां क्या करती हैं? कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं। और जो इनके अंदर फैट होती है, वसा होती है, तो उसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। फीमेल एसेसरी डक्ट, जैसे हमने मेल एसेसरी डक्ट पढ़ी थी, जो कि सहायक नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या किया जाता है? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ये सारे एसेसरी डक्ट का काम करती हैं। तो सबसे पहले फैलोपियन डक्ट को देखते हैं क्या है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ओवरी के बाहरी भाग से शुरू होकर यूट्रस तक मिलती हैं। डायग्राम में समझेंगे इसको डिटेल में। इसके 4 भाग होते हैं। इनफंडिबुलम, ये वो भाग होता है जो फनल शेप्ड, कीप के आकार का होता है, और जो ओवरी के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद फिमरिया, फिमरिया क्या होती हैं? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब आउटग्रोथ हम बोल सकते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि इनफंडिबुलम के साथ अटैच होती हैं, और जो क्या करती हैं? ओवम को कलेक्ट करती हैं। जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, और ओवम जैसे ही ओवरी से बाहर निकलेगा तो उसको फिमरिया रिसीव कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। एम्पुला क्या होता है? वाइडर रीजन होता है ओविडक्ट का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इस्तमस क्या है? ये वो भाग है ओवरी का जहाँ पे ओवरी यूट्रस के साथ आके जुड़ती है। तो एक भाग इसका ओवरी के साथ जुड़ा होता है, एक भाग यूट्रस के साथ जुड़ा होता है, तो उन्हीं भागों के नाम है इनफंडिबुलम एंड इस्तमस। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस सिंगल होता है, और इसको वोम भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, गर्भाशय। शेप कैसी होती है यूट्रस की? इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपति जैसे होती है, और इसको भी अपनी जगह पे अटैच रखने का काम लिगामेंट्स करते हैं, पेल्विक वाल के साथ इसको जोड़ के रखते हैं। ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, वेजाइना एक हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसके साथ ये किससे जुड़ा होता है? एक सर्विक्स नैरोवर पार्ट से जुड़ा होता है, और जिसकी कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला जाता है। कैनाल मतलब नलिका। बर्थ कैनाल क्या होते हैं? पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। विच सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना, वेजाइना और जो सर्विकल कैनाल है, ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए यंग बेबी है उसका बर्थ होता है। वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मेनली 3 परत पाई जाती है। पेरीमीट्रियम जो सबसे बाहरी परत होती है, मेम्ब्रेस, 3 मेम्ब्रेस मतलब पतली परत होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम में ये थिक लेयर होती है, मोटी परत होती है। स्मूथ मसल्स, यहाँ पे पेशीय उत्तक पाए जाते हैं। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन, जो लेबर पेन होता है, वो इन्हीं मसल्स में होता है। एंडोमेट्रियम, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ग्लैंडुलर मतलब ये सिक्रीट करती है कोई ना कोई सब्सटेंस, और यूट्रिन कैविटी के बिल्कुल अंदर वाली साइड प्रेजेंट होती है। और यही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके टाइम पे इसी परत का फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन होता रहता है, टूटती रहती है, बनती रहती है। हर एक 28 डेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो उसमें हर एक साइकिल में एक बारी बनती है और एक बारी टूटती है। तो जब हम डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये ओवरीज हैं, और ये लिगामेंट्स हैं, जिसके द्वारा यूट्रस के साथ जुड़ी होती हैं। और ओवरीज से आगे वाला भाग जो ओविडक्ट का शुरू हो जाता है, उसको फिमरिया बोलते हैं। और इसके बाद ये वाइडर पार्ट होता है जो एम्पुला बोला जाता है, और इसी भाग में फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब यहीं पे स्पर्म पहुंचता है, और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, जो हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद यूट्रस वाले भाग से जो कनेक्ट होती है उसको इस्टमस बोला जाता है। और इनफंडिबुलम कौन सा भाग था? ओविडक्ट का, जो ओवरी से जुड़ा होता है। उसके बाद जो यूट्रस है, इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है,
इसके अपर पार्ट को फंडस बोला जाता है और जो बाहर वाली लेयर है वो पेरीमेट्रियम होती है। उसके बाद बीच वाली लेयर को, मोटी जो लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और लास्ट जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है ग्लैंडुलर लेयर उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इसी को यूट्राइन ट्यूब भी बोल दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, ओविडक्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद सर्विक्स पार्ट होता है जो यूट्रस की हम शेप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड पियर शेप है, उल्टे नासपति जैसी शेप है और उसके नीचे वाले भाग को सर्विक्स बोला जाता है। और सर्विक्स के बाद वेजाइना है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाती है जो कि पेनिस को रिसीव करती है कोपुलेशन के टाइम पे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और आगे की डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होती है वो हम समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट है, जो स्पर्म है और ओम है या एग है, वो दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनता है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जाइगोट से एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर एक खाली जगह पाई जाती है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आगे बढ़ती हुई यूट्रस में पहुंचती है और यूट्रस में जाके चिपकती है, अटैच होती है, उसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। गैस्टेशन क्या है? जो भी आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है यूट्रस में चिपकने के बाद, जो भी यंग बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो 9th मंथ तक चलती है, तो उसको गैस्टेशन बोला जाता है या प्रेगनेंसी बोला जाता है। प्रेगनेंसी के बाद लास्ट में जो डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है बेबी की, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है, उसी को पार्ट्यूरेशन बोला जाता है साइंटिफिकली। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चलता है स्पर्म। और पहले ऐसा माना जाता था कि स्पर्म की जो मूवमेंट है वो स्नेक सर्पेटाइन मूवमेंट मानी जाती है, जैसे जो स्नेक है वो मूव करते हैं, तो ये भी स्पर्म की एक टाइप की मूवमेंट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती हैं। और जैसे स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो ये ओवम की वाल को डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। इसके जो एक्रोसोमल रीजन है उसमें से जो भी अलग अलग एंजाइम वो रिलीज होते हैं और जैसे जैसे वाल ब्रेक होती रहती है तो स्पर्म अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। और जैसे ही अंदर चला जाएगा जो स्पर्म है, उसके बाद जो इसका कंटेंट है स्पर्म का उसको रिलीज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दो हैप्लॉइड गैमेट है, एक ओवम का एक स्पर्म का, वो मिलते हैं, मिलने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसको जाइगोट बोला जाता है। तो हम ये 4 मूविंग डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्पर्म कैसे मूव करता है और वो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बाद एग के साथ कैसे फ्यूज होता है और एग के अंदर क्या कंडीशन होती है जब दोनों हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम है वो वापस बन जाते हैं और इसी जाइगोट की आगे डेवलपमेंट होती रहती है। तो यहाँ पे भी हम एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो स्पर्म है जैसे ही वो एग के साथ फ्यूज होते हैं और यहाँ पे जाइगोट बनता है तो जाइगोट में डिवीजन होने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 2 सेल बनेगी, फिर 4 बनेगी, उसके बाद संख्या बढ़ती रहती है और जो यहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्ट्रक्चर बनती है तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आके यूट्रस में चिपक जाती है और इसी के बाद आगे की जो ग्रोथ है बेबी की, वो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। और हम देख सकते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल में जो बेबी है वो अपनी पूरी शेप ले लेता है और लास्ट में जब कंप्लीट शेप हो जाती है तो वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब रिलीज्ड ओवम, जब ओव्यूलेशन होता है, जैसे ओवम रिलीज होता है तो वो जब फर्टिलाइज नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन की हमने प्रोसेस कंप्लीट डिस्कस कर लिए। तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होती है तो उस केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है। होता क्या है मेंस्ट्रुएशन? साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ शुरू होता है और जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है? रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इसके अंदर टूटना शुरू हो जाती है और कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ लिक्विड है वो इस लेयर से वो रिलीज होता है और वो वेजाइना के थ्रू सिक्रीट होता रहता है और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन यदि नहीं होता है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, किस चीज़ का संकेत है? ये प्रेगनेंसी का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होता है। और इसका दूसरा कारण भी हो सकता है स्ट्रेस वगैरह, तनाव वगैरह की कंडीशन में भी मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं। और पुअर हेल्थ, यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो उस केस में भी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग सही नहीं रहती है। मिनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी। सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन है वो 11 से 12 साल की जो उम्र होती है
जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं 11 टू 12 ईयर्स में, तब शुरू होता है। और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 50 साल की उम्र तक चलता है। और इसी स्टेज में अलग अलग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलते रहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 29 दिन के एक चक्कर में रिपीट होता रहता है। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ये कुछ घटनाओं का वो क्रम होता है जो एक के बाद एक होते रहते हैं, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो मिडल होता है जो 28 दिन का जो 14वें दिन होता है, तो उस टाइम पे ओवम रिलीज होता है ओवरी से, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि नहीं होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मीनोफेज। और जो ये प्रोसेस है ये मिनार्क से स्टार्ट होकर मीनोफेज स्टेज तक चलती रहती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो रुक जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन है, कोई भी ब्लीडिंग फेज है वो नहीं होता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम से समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट डे से शुरू होकर 28 दिन तक चलता है। 14वें दिन है जो ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरी से ओवम है वो रिलीज होता है। ओवम से रिलीज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है कॉर्पस ल्यूटियम। ये दो प्रकार के हार्मोन छोड़ती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रियोडोल, जो कि आगे प्रेगनेंसी यदि होती है उस केस में ये मदद करती हैं। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यूट्रस की वाल है शुरुआत में ठीक होती है, उसके बाद ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम मेंस्ट्रुएशन से ही करते हैं, उसके बाद ये ब्लीडिंग फेज में बिल्कुल डैमेज हो जाती है। उसके बाद ये दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि जो ओवम बनता है, ओवम के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी उसको रिसीव करने के लिए ओवरी वाल को तैयार होना पड़ता है, यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ता है। और जैसे ही कम्प्लीटली प्रिपेयर होती है तभी ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को इम्प्लांट कर पाती है और आगे की डेवलपमेंट है वो शुरू हो पाती है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस केस में ये जो प्रिपेयर हुई वाल है ये उसको डैमेज होना पड़ता है और उसके बाद इसको वेजाइना के थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। और इसके अलग अलग फेज होते हैं जो हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे फोलिकुलर फेज है, ओव्यूलेशन है और ल्यूटल फेज होता है। ल्यूटल फेज मतलब जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो इस तरीके से जैसे 28 डेज होते हैं तो उसके बाद ये फिर ब्रेक हो जाती हैं और वापस डे फर्स्ट से मेंस्ट्रुएशन फिर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हम अलग अलग ये लेवल देख रहे हैं जो ग्राफ में, ये हार्मोन होते हैं। LH हार्मोन होता है, एक FSH हार्मोन होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH हार्मोन, ये दोनों का लेवल है ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे होता है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है 14वें दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये हार्मोन्स के अलग अलग लेवल हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अलग अलग रोल है वो प्ले करते हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। जो भी यंग बेबी डेवलप होता है तो उसमें सेक्स का कैसे पता लगता है कि ये मेल है फीमेल है। क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX, दैट इज इन मेल XY। क्रोमोसोम जो होते हैं, जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से 22 पेयर्स, जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है उनको ऑटोसोम बोला जाता है, क्योंकि वो दोनों में सेम होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम का जोड़ा होता है उसमें फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। ऑल हैप्लॉइड गैमेट्स, जो ओवा है या फिर जो स्पर्म है उनके पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल से जितने भी गैमेट्स बनते हैं उनके पास सबके पास X क्रोमोसोम होता है एक्स्ट्रा, जबकि मेल से जितने भी गैमेट्स बनते हैं खासकर जो स्पर्म बनते हैं उनके पास आधे X क्रोमोसोम हो सकते हैं या फिर Y क्रोमोसोम दोनों हो सकते हैं। और इनके पास दोनों चांसेस हैं, 50% स्पर्म्स हैं तो उनके पास X क्रोमोसोम मिलेंगे और 50% के पास Y क्रोमोसोम होते हैं। मतलब यदि टोटल 100 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो वैसे तो संख्या तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनमें से 50 क्रोमोसोम्स के पास X क्रोमोसोम मिलेगा और 50 के पास Y। प्रोबेबिलिटी मतलब आधी रहती है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यदि जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम है तो वो आगे जो गर्ल बेबी है उसके अंदर डेवलप होएगा, और यदि XY क्रोमोसोम है तो वो
बॉय बेबी बोल सकते हैं हम, उसके अंदर डेवलप होता है या बॉय के अंदर डेवलप होएगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज्ड ओवम। तो ये जो कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पे। तो जाइगोट यदि एक्स एक्स है तो उससे फीमेल बेबी, और एक्स वाई है तो मेल है वो डेवलप होता है। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, खासकर जिनके द्वारा जो फीमेल है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि यदि बेबी गर्ल प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके लिए, लेकिन हम साइंस के हिसाब से समझे तो उसमें मेल पार्टनर का ही ज़्यादा रोल होता है कि जो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है उसके डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो क्रोमोसोम है, जो गैमेट्स होते हैं उनके पास जो फीमेल से गैमेट होते हैं, जैसे गैमेट्स बनते हैं तो वो हम बनते हैं तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ये नॉर्मल सेल है, जर्म सेल। इसी प्रकार से मेल की जो जर्म सेल होती है तो वहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जब स्पर्म बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, एक्स एंड वाई। और स्पर्म सेल जब ओवम सेल के साथ फ्यूज होती है, यदि वाई के साथ फ्यूज होती है तो एक्स वाई मेल बनता है, और एक्स एक्स के साथ फ्यूज होती है तो ये फीमेल बेबी है वो बनती है। साइन ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। अब हम कुछ जो जर्नल टॉपिक है, सोशल टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से डिस्कस किया जाता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, यदि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी सोसाइटी के जो पर्सन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल वे में फंक्शन करते हैं तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए क्या क्या संकेत होते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि भाई ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है या नहीं है। तो उस सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेक्स रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग नॉलेज है वो सबको पता होनी चाहिए। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं, जो पार्टिवरेशन है, बच्चे का जो जन्म है वो डॉक्टरी देख रेख में होना चाहिए। बेटर पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो केयरिंग होती है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, प्री नेटल जन्म से पहले की होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए, मदर की भी और जो बच्चा है उसकी भी, जिससे कि जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो माता मृत्यु दर है, क्योंकि डिलीवरी जो एक बहुत ही सेंसिटिव केस होता है, इस केस में दोनों की जो भी डेथ होने के चांसेस, बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केसेज में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। पहले टाइम पे जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे डेथ होने के, मदर और जो बेबी है उन दोनों के। और यदि पोस्ट नेटल केयर को अच्छे ढंग से किया जाता है, जन्म के बाद अच्छे ढंग से जो देखभाल है वो की जाती है, तो इन दोनों मृत्यु दरों में कमी की जा सकती है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार वाले कपल्स जोड़ों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक टॉपिक रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि उसकी अच्छे ढंग से डिटेक्ट किया जाए, उसको पता लगाया जाए, जितनी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअली फैलती हैं और उनका इलाज करवाया जाए, तो वो भी एक अच्छी सोसाइटी के संकेत होते हैं। ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जो अलग अलग स्टेजेस में चलती हैं तो उनसे रिलेटेड मेडिकली फैसिलिटीज होनी चाहिए, डॉक्टरी वहाँ पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोल सकते हैं। एक टॉपिक रहता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इनको बोला जाता है। तो ये क्या मेथड्स होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल में मदद करती हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या विस्फोट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियाँ होती हैं, कुछ उपाय होते हैं। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होती है, जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूजर फ्रेंडली, जो भी इसको यूज करता है तो वो इजिली यूज कर पाए इस चीज़ को, इजिली अवेलेबल, ये मार्केट में मिलनी भी चाहिए आसानी से, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, कारगर भी होनी चाहिए कि हम यूज करें और इससे बर्थ कंट्रोल वगैरह ना हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, रिवर्सेबल भी हो कि मान लो एक टाइम तक बर्थ कंट्रोल हमने चाहिए था लेकिन उसके बाद में यदि चाइल्ड्स की जरूरत है, चिल्ड्रन की जरूरत है, तो ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए, इसके साइड परमानेंट, इसके जो इफेक्ट है परमानेंट नहीं होने चाहिए। और इसके जो साइड इफेक्ट है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए या हो तो
बहुत ही कम होनी चाहिए। शुड नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिराइव डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर। जो भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है सेक्सुअल डिराइव जिसको बोला जाता है इच्छा है या फिर जो बिहेवियर है उसके साथ इसको कोई भी इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड होती हैं जो पारंपरिक तौर पे यूज की जाती हैं। बैरियर मेथड होती हैं जो कि स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने से रोकती हैं, जैसे कंडोम्स होते हैं। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं जो कि यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती हैं, जैसे कॉपर टी होता है, और ये क्या करती हैं, स्पर्म्स को मूव नहीं करने देती, स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो कम कर देती हैं, और साथ में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको भी यूट्रस में चिपकने से रोकती हैं, आगे की जो डेवलपमेंट है उसको रोक देती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती हैं, कुछ टेबलेट होती हैं, कुछ पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स जिसको बोला जाता है, जो कि जैसे हम नॉर्मल टेबलेट लेते हैं तो इसी तरीके से ली जाती हैं। कुछ हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें। इंजेक्टेबल का मतलब ये इंजेक्शन के रूप में यूज की जाती हैं हार्मोन्स। इम्प्लांट्स का मतलब स्किन के नीचे कुछ जो पोर्शन है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको इम्प्लांट किया जाता है, वो भी हार्मोन्स ही रिलीज करते हैं। सर्जिकल मेथड्स में क्या होती हैं, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, जो नसबंदी होती है इसमें क्या किया जाता है, एक परमानेंटली जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। फॉर्मेशन तो होती रहती है स्पर्म की और ओवम की, लेकिन उनको मिलने से रोकने के लिए परमानेंट जो इलाज होता है वो सर्जिकल मेथड होती हैं। ये इरिवर्सिबल भी होती हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम है वहाँ से समझते हैं थोड़ा। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में क्या क्या जाती हैं, कंडोम आ जाते हैं जो बैरियर मेथड का काम करते हैं, रबड़ की सीट के बने होते हैं और जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को ओवम के साथ फ्यूज होने से रोकते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों केसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे फीमेल कंडोम में मेल कंडोम होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये ओरल ये मतलब माउथ के द्वारा ली जाने वाली टेबलेट्स होती हैं। हार्मोनल रिंग होती हैं, छल्ले जैसी आकृति होती हैं जो अलग अलग हार्मोन हैं उनके लेवल को कंट्रोल करती हैं। यूआईडी या फिर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं, जैसे कॉपर-टी है, ये कॉपर आयंस है उसको रिलीज करती रहती हैं। ये इंजेक्टेबल मेथड्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं। सर्जिकल मेथड्स हमने देखा है, स्टेरिलाइजेशन नपुंसकता से रिलेटेड होता है कि वो आगे चिल्ड्रन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इम्प्लांट्स जो कि स्किन वगैरह में कहीं पे भी वो रख दिए जाते हैं, हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करते हैं। कोइटस इंटरप्टस, इसमें उस फेज का पता लगाया जाता है जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। कैलेंडर रिथम मेथड, तो ये भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम कब रिलीज होता है 14 डेज में, और जो 10 से लेके 17वें दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17वें दिन तक उसको फर्टाइल पीरियड माना जाता है। और फर्टाइल पीरियड के टाइम पे यदि कोपुलेशन वगैरह इंटरकोर्स वगैरह किया जाता है तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो एक ड्यूरेशन को नोट करके रखा जाता है जो 1 से जो 10वें दिन तक का टाइम है और जो 17वें से 28वें दिन तक का जो टाइम है, उसमें यदि कोपुलेशन किया जाता है तो उस टाइम पे कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते हैं। वेजाइनल डिजीज क्या होती हैं, ये वेजाइना साफ करने की कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर जो वेजाइना को हाई वाटर प्रेशर से साफ किया जाता है, जो स्पर्म वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच ये जो बैंडेड होती हैं, पट्टियाँ वगैरह होती हैं उस फॉर्म में आती हैं, और इसको सिंपली जैसे स्किन पे यदि हमको जख्म वगैरह हो जाता है जैसे हम बैंडेड यूज करते हैं तो ऐसे ही यूज किया जाता है। डायफ्राम या कैप, ये सर्विक्स या फिर जो यूट्रस है, यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन है उसके ऊपर यूज किया जाता है, जो कि ये भी बैरियर मेथड का ही काम करता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन, एसटीआई भी बोला जाता है इनको, वनरेबल डिजीज भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और एसटीडी भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या होती हैं ये, वो इन्फेक्शन, वो संक्रमण या फिर वो बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैलती हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, गोनोरिया है, साइनफिल्स है, जेनिटल हेर्पिस है, क्लेमाइडिसिस है, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी। तो ये सारी बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाती हैं। सिम्टम क्या होते हैं इन बीमारियों के, अर्ली सिम्टम्स आर माइनर, जो शुरुआत में जो संकेत हैं, लक्षण हैं, वो बहुत छोटे हो सकते हैं। इनमें ईचिंग, खुजली वगैरह हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, कोई जैसे जो
पस वगैरह होता है वो निकल सकता है, स्लाइट पेन, थोड़ा दर्द रहता है, स्वेलिंग, सोजिश वगैरह भी आ सकती है। कहाँ पे? जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में ओपन बी एसिम्प्टोमेटिक। इसका मतलब क्या है? फीमेल्स के अंदर कई बारी लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उसको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। हैंस मे रिमेन डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। और यदि उसके अंदर सिम्टम लक्षण ये नहीं दिखाई नहीं देते हैं तो बीमारियां लंबे टाइम तक पता नहीं लगती हैं कि बीमारियां हैं या नहीं है इसके अंदर। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके अंदर कुछ जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पेल्विक रीजन में जलन हो सकती है, जलन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जैसे पीआईडी बोला जाता है। एबॉर्शन हो सकते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट है, जो भी फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाएगा। स्टिल बर्थ का मतलब है जैसे ही बर्थ हुआ बच्चे का उसी टाइम उसकी डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब क्या है? जो कंप्लीट टाइम इंटरवल होता है 9 मंथ का, उससे पहले ही प्रेगनेंसीज हैं वो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, उससे पहले ही डेथ हो जाती है। इनफर्टिलिटी, बिल्कुल नपुंसकता भी हो सकती है, चिल्ड्रन बिल्कुल भी जन्म नहीं ले पाएंगे इस केस में। इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, रास्ता होता है अलग अलग, जो हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़ी हैं, ट्रैक पढ़े हैं, डक्ट पढ़ी हैं, सेसरी डक्ट, उनके अंदर कैंसर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी के अलावा जेनिटल हेर्पिस और एचआईवी इन्फेक्शन, इनके अलावा जो बाकी जो डिजीज हैं वो अच्छे ढंग से उनका इलाज किया जा सकता है यदि उनको डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, यदि उनको टाइम रहते पता लगाया जाए बॉडी के अंदर और उनको अच्छे से इलाज उनका किया जा सकता है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। इसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके जो प्रिवेंशन है, बचाव है, वो हमारे हाथ में ही होता है। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल, यदि हम किसी चीज़ से पहले ही बचाव करके चलते हैं तो वो उसके इलाज से भी अच्छा माना जाता है। प्रिंसिपल्स टू अवॉइड एसटीआई, जो एसटीडी होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनसे बचाव के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, जो ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं या फिर जो अननोन पार्टनर जिसको हम नहीं जानते हैं तो उससे सेक्स से बचना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, इंटरकोर्स के टाइम पे कंडोम्स हैं जो वो यूज किए जाने चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, यदि शक है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से उसकी अच्छे ढंग से जांच करवा लेनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करवा लेना चाहिए। एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, और यदि टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इन्फेक्शन यदि पाया जाता है तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट है जितना जल्दी हो उसके वो स्टार्ट करवा देना चाहिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। उसके बाद एक और टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या रहता है? यदि कोई कपल्स यंग बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यदि वो कोई भी बैरियर मेथड यदि यूज नहीं करते हैं तो भी उनके अंदर कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनके चिल्ड्रन वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। कई ऐसे कपल्स होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं जिनके आगे बच्चे नहीं होते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी हैं वैसे, और वो इंडिया के अंदर भी हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। उनके जो चिल्ड्रन है वो नहीं हो पाते हैं इन स्पाइट ऑफ, वो मतलब के बावजूद। अनप्रोटेक्टेड का मतलब जिसमें वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, कोई भी टाइप के जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखी हैं उनके बिना यूज किए भी या उनके एब्सेंस में भी उनके जो यंग वंस है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं इसके, फिजिकल शारीरिक हो सकता है, कॉन्जेंटल जन्मजात भी हो सकते हैं कुछ बीमारियां, डिजीज कोई भी अलग बीमारी हो सकती है, ड्रग्स जो भी नशे वगैरह हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इन इंडिया ओपन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस। भारत में खासकर जो फीमेल पार्टनर है उसको ज़्यादा सोसाइटी ब्लेम करती है, उसको ज़्यादा एक प्रकार से जिम्मेदार ठहराती है यदि बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो। बट मोर ओपन प्रॉब्लम्स लाइस इन मेल पार्टनर, लेकिन साइंस में जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डायग्नोसिस की जाती है, जांच वगैरह की जाती है, उसमें मेल पार्टनर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मिलता है, उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment.
बहुत सारे ऐसे स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट होती हैं, हेल्थ केयर कैंप हम बोल सकते हैं, या फिर क्लिनिक होते हैं, जिसमें स्पेशली इन्हीं डिजीज का डायग्नोसिस पता लगाया जाता है और वहाँ पे करेक्टिव ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। तो कुछ जो मेथड यूज की जाती हैं इनफर्टाइल कपल्स को, जो यंग बेबी है या फिर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में जो मदद करती हैं, उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, ART जिसको बोलते हैं। असिस्टेड का मतलब सहायक, रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन है, मेल से स्पर्म लिए जाते हैं, फीमेल से ओवम लिया जाता है, और उनको फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके एक टाइम के बाद फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या किया जाता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट करवाई जाती है बॉडी के बाहर, उसके बाद उसको ट्रांसफर करवाया जाता है। इसमें केवल फर्टिलाइजेशन की जाती है, इसमें कंप्लीट एक इम्ब्रियो बनने तक का वेट किया जाता है, उसके बाद ही बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। जिप्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें जो जाइगोट है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट बना, जाइगोट को ही फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। यदि गैमेट को ही ट्रांसफर किया जाए, कई बार सेमिनेशन है वो इनसेमिनेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसमें मेल से गैमेट लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है और उसको सीधा फीमेल के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको जिप्ट बोला जाता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है, इसके अंदर जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके अंदर जो स्पर्म है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो जाइगोट है या फिर खासकर जो एम्ब्रियो है उसको भी ट्रांसफर किया जाता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके अंदर जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्शन के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसको लिबरेट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें जो इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आर्टिफिशियल मीन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कृत्रिम माध्यम से स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में भेजे जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उनको यूट्रस के अंदर भेजा जाता है, IUI। तो ये अलग अलग मेथड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज की जाती है वो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहले तो जो कपल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम का डिटेक्शन किया जाता है कि किसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के फिर अलग अलग मेथड है वो यूज किए जाते हैं।